हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th चैप्टर 15 केमिस्ट्री का जो हमारे पास चैप्टर 15 है पॉलीमर, ये स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से 4 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा और बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, अगर आप पढ़ लोगे याद हो जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर, पोली मतलब बहुत सारा और मरमत मतलब यूनिट। अगर हम बात करें कि पॉलीमर होता क्या है, अगर हम पॉलीमर जो होता है वो पोली प्लस मर दोनों को जोड़ के बना है। पॉलीमर्स का मतलब होता है बहुत, यानी कि मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट। जब पॉलीमर्स होता है वो बहुत सारे यूनिट से मिलके बना होता है। तो पॉलीमर्स जो होता है वो एक ही माइक्रो यूनिट को यूज़ करके बार बार रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, तो हमारे पास पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें, जैसे हमें मकान बनाना है कि कोई दीवार खड़ी करनी है, तो सबसे पहले हम एक ईंट रखते हैं, फिर दूसरी ईंट रखते हैं साइड में, फिर तीसरी ईंट रखते हैं, फिर उसके ऊपर ईंट रखते हैं, फिर और ईंट आ जाती है। तो जो ईंट है वो बेसिक यूनिट है, जिसे हम मोनोमर बोलते हैं। जो बेसिक यूनिट है पॉलीमर्स की उसे हम मोनोमर्स बोलेंगे। इसी तरह हम अगर मकान खड़ा कर रहे हैं, उसकी नींव के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी जो मोनोमर यूनिट है वो हमारे पास क्या है, ईंट है। और जो पॉलीमर्स होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। मोनोमर्स यूनिट को जब हम जोड़ते रहते हैं तो हमारे पास पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाई मोलिकुलर मास होता है। कितना हाई होता है इनका मोलिकुलर मास होता है कि 10⁻³ टू 10⁻⁷ यूनिट। और इन्हें ही रिपीट करके जब हम ज्वाइन करते हैं रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स को, और रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स को रिपीट करके हम जब सिंपल मॉलिक्यूल्स मोनोमर, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होती है हमारे, उसे हमने मोनोमर कहा है। और जो मोनोमर को लिंक कर करके हम आपस में जोड़ के बनाते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पॉलीमर्स की। तो जो क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमर्स का, वो 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पहला मतलब अगर हम बात करें कि हमें पॉलीमर कहाँ से मिला है, उसके बेस पे हम बात करें, पॉलीमर को डिवाइड कर सकते हैं कि हमें सोर्स कहाँ से मिला है या हमने उसे कैसे बनाया है। तो अगर हमें पॉलीमर कहाँ से मिला है उस बेस पे बात करें, तो उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आता है नेचुरल पॉलीमर। जो पॉलीमर्स हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च और कुछ रेजिन और रबर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, और डिफाइन द नेचुरल पॉलीमर्स, और गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। अगला आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जो सेलुलोज डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि जो हमें नेचर से पॉलीमर मिल रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे नेचर से हमें मोनोमर यूनिट होता है, उनमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। ये जो हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ये सेलुलोज डेरिवेटिव्स होते हैं। ये तो सेलुलोज एसीटेट हो जाएगा, रियोन बोलते हैं जिसे हम, या सेलुलोज नाइट्रेट हो जाएगा। और सिंथेटिक पॉलीमर्स में पॉलीमर्स होते हैं, तीसरी जो कैटेगरी है, ये वे पॉलीमर्स हैं जो आदमी बनाता है, ये मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम मैन मेड पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, नायलॉन 66, ब्यूनास। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशंस। अगर हम टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें, तो हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो होती है, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमोपॉलीमर, एक होते हैं कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वे पॉलीमर होते हैं जो सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट को रिपीट करके बनाए जाते हैं। जैसे हमने बनाया पॉलीथीन,
तो उसके लिए जो हमने मोनोमर यूनिट ली वो इथिन मोनोमर यूनिट ली, और इथिन मोनोमर यूनिट को बार बार हमने रिपीट किया, उससे हमारा एक पॉलीमर बन के तैयार हो गया, उसे हम बोलते हैं पॉलीथीन। और कोपॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट को रिपीट करके बनाया जाता है, जैसे हमारा एग्जांपल है नायलॉन 66। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की अगर हम टाइप की बात करें तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की दो टाइप्स की होती हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसे हम चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, दूसरी होती है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखो, जो एडिशन पॉलीमराइजेशंस होती हैं इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम मोनोमर्स या डिफरेंट मोनोमर्स के होते हैं, वो लार्ज स्केल पे उन्हें हम ऐड करते हैं, जिसमें हमारे पास जो होते हैं मोनोमर्स वे हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे एल्कीन, एल्काडीन और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, जिससे क्या होता है चैन की ग्रोथ होती चली जाती है इसमें। और इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म का मतलब होता है जब किसी स्पीसीज के पास एक फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बॉन्डिंग करने के लिए, तो उसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। और यहाँ पे जब एडिशन पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है प्रोपोगेशन स्टेप, उसके बाद आता है हमारे पास टर्मिनेशन स्टेप। हमने यहाँ पे चैन इनिशिएशन स्टेप में लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में या किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ब्रेक करा, तो ये जो आपको एक डॉट सा दिखाई दे रहा है ये इसे हम फ्री रेडिकल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमारे पास बेंजोइल पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बन जाएगा और बाद में हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। उसके बाद हमने लिया इथीन मॉलिक्यूल और साथ में लिया हमने फिनाइल रेडिकल। जब हमने इथीन मॉलिक्यूल लिया और फिनाइल रेडिकल लिया, इसका हमने चैन प्रोपोगेशन स्टेप कराया और चैन बढ़ती चली गई। उसके बाद हमने चैन टर्मिनेशन स्टेप कराया। चैन टर्मिनेशन स्टेप में हम 2 फ्री रेडिकल वाले स्पीसीज को आपस में रिएक्ट कराएंगे, जिससे क्या होगा फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे और चैन टर्मिनेट हो जाएगी, उस चैन का टर्मिनेशन हो जाएगा वहीं पे। अब कुछ इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स हैं हमारे पास। पॉलीथीन हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ये बनती है हाई प्रेशर पे, यानी कि 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर का हम प्रेशर लें और टेम्परेचर लें हम 350 केल्विन से 570 केल्विन, तो हमारे पास क्या बनेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके लिए हमारे पास डाई ऑक्सीजन या पेरोक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट की फॉर्म में होना चाहिए। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ये स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरा जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है ये हमारा क्या बनता है, इसके लिए हमें लो प्रेशर चाहिए 6 से 7 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए 333 केल्विन से 343 केल्विन। बट इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट, और ये हमारा क्या होता है जिगजैग चैन की फॉर्म में होती है। उसके बाद आता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, जिसे हम टैफ्लोन बोलते हैं, CF2CF2। टेट्राफ्लोरोइथेन को जब कैटलिस्ट और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो वो टैफ्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जब हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल को पोलीमराइजेशन करा जाता है पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है क्योंकि ये एक ही मोनोमर को रिपीट करके बना है। नेक्स्ट हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।